हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 10 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, जो क्लास 12 में क्लास 12 के फिजिक्स हम लोग शुरू किए थे CUET और नीट के बच्चों के लिए। बट शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन भी तुमको मैं बता दूँ। क्लास में जो लोग पढ़ रहे हैं वो पूरा कॉन्सेप्ट मैं एक एक टॉपिक का तुमको क्लियर करा। प्रैक्टिस भी हम लोग अच्छे खासे क्वेश्चन से कर रहे हैं क्लास में, बट हमें घर पे भी अपने से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी ढेर सारे क्वेश्चन की। हर एक टॉपिक पे जितने अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उतना अधिक हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सारे क्वेश्चन करने का हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए एक हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसपे लगभग डेली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑन एवरेज लगभग डेली बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अलावा हमने कहा था कि चैप्टर जैसे ही फिनिश होंगे तो उसके PDF में जो भी क्वेश्चन उसके बनते हैं, जो भी अच्छे क्वेश्चन जैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आने वाले, उन सारे क्वेश्चन का एक PDF तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया। उस टेलीग्राम चैनल पर जो भी हम लोग चैप्टर्स फिनिश करते जाएंगे, फिनिश करने के बाद उसके जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस PDF फॉर्म में तुमको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो उस टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं शेयर कर दूंगा। सारे बच्चे आज ही अभी उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो भी चैप्टर्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे उनके PDF तुमको वहीं पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो बच्चे भी चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, है ना, ताकि कोई भी कमी न रहे, तो उनके लिए एक टेलीग्राम चैनल मैंने बना दिया है। उस पर जो भी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, उसके सारे चैप्टर्स फिनिश होने के बाद क्वेश्चन तुमको प्रोवाइड करेंगे। तो जो बच्चे भी किसी वजह से व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे थे मगर प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो उनके लिए टेलीग्राम चैनल बना दिया गया। वो वहाँ ज्वाइन करके प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ डाउट्स हो उसको पूछ भी सकते हैं। प्लस जो बच्चे डेली क्वेश्चन भी करना चाहते हैं कि नहीं हमको डेली प्रैक्टिस भी करनी है, चैप्टर फिनिश होने के बाद जो करना होगा तो करेंगे, बट हम टॉपिक वाइज जो पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी चीज़ है। तुम चैप्टर फिनिश होने के बाद करो, ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकिन सबसे ज़रूरी होती है रेगुलरिटी। तुम 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो। तुम बिलीव करो, तुम कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे? तब ऐसा अगर 3 महीने हैं, अगर तुम डेली 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे, तुम जस्ट काउंट करोगे तुम कितने क्वेश्चन कर लोगे फिजिक्स के। तो डेली प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक व्हाट्सएप ग्रुप तुम लोग का बनाए हैं। नीट के बच्चों का भी अभी बनाया गया है और जो CUT के बच्चे हैं उनका बनाया गया, ताकि उस पर प्रैक्टिस हो सके ऑन डेली बेसिस। जो बच्चे नहीं ऐड हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके लिए देयर इज़ अ टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं तुम लोग को शेयर कर दूंगा, और बिना डिले की उसको तुमको तुरंत ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि चैप्टर फिनिश होने वाला हमारा। जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा वैसे ही तुमको उस चैनल पे तुमको PDF उसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जाके आराम से ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट बिफोर दैट मेक श्योर अच्छे से सारा लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया गया हो, सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिया हो, डाउट्स क्लियर कर लिया गया हो, और थोड़े बहुत क्वेश्चन जो क्लास में मैंने कराए हैं उनको प्रैक्टिस कर लिया हो, तो ही वो PDF सॉल्व करने की कोशिश करना। वरना रैंडम ऐसे जंप करोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, सब छोड़ छाड़ के बंद कर दोगे। तो बिफोर यू अटेम्प्ट क्वेश्चंस मेक श्योर कि तुम वेल प्रिपेयर्ड हो, नहीं तो फिर क्या होगा पता है, फिर मन तुम्हारा भागेगा। जहाँ क्वेश्चन नहीं आएंगे वहाँ मन नहीं लग सकता, कभी नहीं। और जहाँ क्वेश्चंस आना शुरू होंगे फिर देखो तुम खाना पीना घूमना सब कुछ हो जाके क्वेश्चन आना को लगाना शुरू कर दोगे। द मेन थिंग इज दैट कि हमको आता नहीं है, आना शुरू होगा तो फिर तुम्हारा खुद ब खुद मन लगना शुरू हो जाएगा। बट आएगा कैसे? क्वेश्चंस करने से तो आएगा नहीं। पहले उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्या कॉन्सेप्ट है, उसके जैसे क्वेश्चंस क्लास में सब ने कराए तो उसको देखो क्या कॉन्सेप्ट है, देन उससे फिर PDF क्वेश्चन सॉल्व करो।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रिपरेशन ऐसे ही चलेगा, ठीक है। और जो बच्चे डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो पीडीएफ भी सॉल्व करना चाहते हैं, वो दोनों ग्रुप से अटैच रहें। वहाँ तुमको डेली क्वेश्चन मिलते रहेंगे। डेली मतलब जो भी हम लोग यहाँ पढ़ते रहेंगे लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज, तुरंत वहाँ तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे। सब तक मिलते आए हैं। और पीडीएफ पे जो क्वेश्चंस तुमको चैप्टर फिनिश होने के बाद मिलेंगे, वो तुमको टेलीग्राम चैनल मिलते रहेंगे। तो ये दोनों चीज़ों को मैनेज करके हमको हमारी प्रिपरेशन करनी है। तुमको जैसे कंफर्टेबल हो कि यार नहीं मुझको डेली प्रैक्टिस भी करनी है, यार नहीं यार मुझको चैप्टर फिनिश होने के बाद इकट्ठे मुझको पीडीएफ में क्वेश्चन मिल जाए, मैं कंफर्टेबल हूँ। तुमको जैसे लगे यार मेरे लिए ये बेहतर चीज़ है, मेरा प्रिपरेशन ऐसे चल रहा है, वो तुम करो। मगर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं शेयर कर दूंगा, अभी मैं कुछ देर बाद लिंक शेयर कर दूंगा। सारे बच्चे उसको ज्वाइन कर लेंगे और जो भी क्वेश्चंस वहाँ मैं दूंगा उसको सॉल्व करोगे। नहीं करोगे तो सिर्फ नुकसान तुम्हारा होगा और किसी का नहीं होगा। एग्जाम सिर्फ तुमको देना है और किसी को नहीं देना, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा होगा तुमको जवाब देना पड़ेगा, नहीं अच्छा होगा तो भी तुमको जवाब देना पड़ेगा। इस बात को हमेशा रखो कि जो भी तुम्हारे साथ होगा यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और ये एक बिटर ट्रूथ है कि अगर तुम कभी भी तुमसे कुछ गलती हो जाएगी, तुम नहीं कर पाओगे, अच्छा नहीं हो पाए एग्जामिनेशन में, और उसके पीछे लॉजिकल रीज़न भी था। मान लो तो ऐसा कुछ ऐसा हुआ कि तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और बहुत लॉजिकल रीज़न था, शायद किसी के साथ भी होता तो वो परफॉर्म नहीं कर पाता। बट बेटर ट्रूथ ये है कि दुनिया ये सब नहीं देखती है कि उसके पीछे रीज़न क्या था, बस ये देखती है कि रिजल्ट क्या है ना। तुमने कितना अपने आप ग्राइंड किया है सक्सेस पाने के लिए, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुमने कितनी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारा लक साथ नहीं दिया, तुम गड़बड़ हो गए, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। द मेन थिंग द पीपल ऑब्जर्व अराउंड अस इज द एंड रिजल्ट। अंत का परिणाम जो होता है, अंत में तुमने क्या किया, दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स, ठीक है। तो तैयार रहो, ऐसा नौबत ना आने पाए कि तुमसे ऐसे प्रश्न पूछे जिसका तुम आंसर ना दे पाओ, है ना। तो प्रिपेयर्ड रहो कि जो भी होगा वो उसके लिए तुम ही जिम्मेदार होगे, तो तुमको ही उसका आंसर देना होगा, ठीक है। चलो, तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग, अगर किसी को और कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें, आई विल क्लियर दैट डाउट। फाइन, अब आते हैं अपनी पढ़ाई पर वापस। और हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे। गॉस थ्योरम लेक्चर नंबर 9 में तुमको मैंने पूरा समझा दिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए गॉसेस थ्योरम का क्या रोल होता है, ये सारा कहानी तुमको मैंने लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया था। और 2-3 छोटे छोटे बेसिक हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का हम लोग शुरू करते हैं वो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ रिंग इज गिवन अ चार्ज क्यू। एक रिंग की बात हो रही है, तो पहले हम लोग एक रिंग अच्छा सा ड्रॉ कर लेते हैं। फाइन, चलो ठीक है, इतने में काम हो जाएगा हम लोग का। फाइन, करें कि अ रिंग इज गिवन अ चार्ज क्यू विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। एक रिंग है, एक रिंग को हमने चार्ज क्यू दिया है और वो चार्ज उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, लोग पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे चार्ज ज़्यादा इकट्ठा हो गया या कहीं पे चार्ज कम इकट्ठा हो गया। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, लेंथ वाइज कह सकते हो, वो हर जगह इक्वल है। ऐसा नहीं किसी हिस्से में ज़्यादा चार्ज, किसी हिस्से में कम चार्ज। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये भी होता है कि अगर तुम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, चार्ज भी इक्वल डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको हाफ ऑफ डिवाइड करूँ तो आधा चार्ज इधर, आधा चार्ज उधर। अगर मैं इसको 1/4 डिवाइड करूँ तो चार्ज भी 1/4 में डिवाइड हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, ठीक है। चलो, तो एक रिंग दिया था, रिंग को हमने चार्ज क्यू दे दिया, अच्छी बात है, दे दो चार्ज क्यू। और ये चार्ज क्यू इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ठीक है। चलो, आगे कह रहा है आई स्फीयर ऑफ सेम रेडियस एज दैट ऑफ रिंग। एक स्फीयर की बात हो रही है जिसका रेडियस जो है वो सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ रिंग।
ठीक है। एक स्फीयर की बात हो रही है जिसका रेडियस इस रिंग के रेडियस के बराबर होना चाहिए और उसको ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है, इज सो कंस्ट्रक्टेड, ऐसे उसको बनाना है, ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है कि इट्स पेरीफेरी, जो उसका पेरीफेरी है, जो स्फीयर का पेरीफेरी है ना, पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर से पास करे। तो स्फीयर का पेरीफेरी अगर रिंग के सेंटर से पास कराना हुआ तो स्फीयर जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बट कोशिश करता हूँ कि ठीक ठाक बने, ठीक है। बाकी समझ लेना यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। तो हमने क्या किया, एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, बट याद रखना ये स्फीयर का रेडियस इस रिंग के रेडियस के इक्वल होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं, एकदम साफ क्वेश्चन में क्या है। तो स्फीयर का रेडियस, दो चीज़ क्वेश्चन में ध्यान देने वाली है। पहली बात ये कि जो स्फीयर तुम ड्रॉ करोगे उसका रेडियस रिंग के रेडियस के बराबर हो, और जो स्फीयर का पेरीफेरी है, ये उसका पेरीफेरी है, वो रिंग के सेंटर से पास करे। ऐसा नहीं कि बस यहाँ से टच करके स्फीयर तुमने बना दिया, ऐसा नहीं है। स्ट्रिक्टली उसका जो पेरीफेरी है स्फीयर का, वो उस रिंग के सेंटर से पास करना चाहिए। तो स्फीयर का पेरीफेरी मैंने रिंग के सेंटर से पास करा दिया। अच्छा, एक बात पता नहीं, अगर दोनों की रेडियस इक्वल है तो डेफिनेटली अगर स्फीयर का पेरीफेरी रिंग के सेंटर से पास कर रहा है तो जो रिंग का सर्कमफरेंस है ये भी स्फीयर के सेंटर से पास करेगा, कंफर्म, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमेशा नहीं होगा, दोनों का रेडियस इक्वल है इसलिए ऐसा होगा। तो अगर रिंग का सेंटर स्फीयर के पेरीफेरी पे है तो जो स्फीयर का सेंटर होगा वो रिंग के सर्कमफरेंस पे होगा, ये कंफर्म, इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो सबसे पहले फिर से बता दूं क्या था, एक रिंग हमको दिया था, रिंग को क्यू चार्ज दिया था जो उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो भी ठीक है। एक स्फीयर ड्रॉ करने को कहा, एक ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस इस रिंग के रेडियस के बराबर हो, वो भी कर दिया। और ऐसे ड्रॉ करो कि स्फीयर का जो पेरीफेरी है वो रिंग के सेंटर से पास करे, वो भी ड्रॉ कर दिया। तो मैंने ये बताया तुमको कि स्फीयर का पेरीफेरी अगर रिंग के सेंटर से पास करेगा तो डेफिनेटली रिंग का सर्कमफ्रेंस भी स्फीयर के सेंटर से पास करेगा, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। ये फिगर सबको समझ में आ गया कि फिगर कैसे बना, जो क्वेश्चन में कहा था उसके हिसाब से फिगर बिल्कुल ऐसा ही बन करके तैयार होगा। क्लियर है? चलो फिर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है इस स्फेरिकल सरफेस का, इस स्फेरिकल सरफेस का हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, कितना होगा। क्लियर है? क्वेश्चन सुनो। तो अभी हम लोग गॉस थ्योरम में क्या पढ़े हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के हमारे पास दो ही तरीके होते हैं, कोई तीसरा तरीका नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुमसे कभी पूछे तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं सर? एक तो परंपरागत फॉर्मूला लगा दिए, ट्रेडिशनल फॉर्मूला, परंपरा चली आ रही है φ = E cos θ। जहाँ ये परंपरागत फॉर्मूला न लगे वहाँ पर गॉसेस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, Q(n/ε0). तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला अप्लाई करो या गॉसेस थ्योरम अप्लाई करो। कहीं पर तुम्हारा काम फॉर्मूले से हो जाए, कहीं पर तुम्हें गॉसेस थ्योरम का यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी। जनरली जहाँ पर क्लोज सरफेस की बात होगी, इन जनरल जहाँ पर क्लोज सरफेस की बात हो, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, जहाँ पर तुमको ये फॉर्म लगाने बहुत दिक्कत हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, एंगल हर जगह डिफरेंट बनना, बताया था गॉस थ्योरम में ना, क्लोज सरफेस ओपन सरफेस में क्या फ़र्क होता है। तो जहाँ पर भी क्लोज सरफेस आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, एंगल का कुछ आता पता ना चले, समझ जरा वहाँ पर पे हमें गॉस थ्योरम ही यूज़ करना है। और वैसे भी जहाँ क्लोज सरफेस की बात हो तो समझ जरा गॉस थ्योरम ही हमारा काम करके देगा। तो अब हमें इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। अब स्फीयर ठहरा क्लोज सरफेस, अब इस स्फीयर पर तो आराम से गॉस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गॉस का थ्योरम बना ही है क्लोज सरफेस के लिए। बट
क्लोज सरफेस में गॉसेस थ्योरम अप्लाई करने के पहले हमें ये सुनिश्चित करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उस सरफेस के अंदर का चार्ज हम फाइंड करने के कंडीशन में है या नहीं। अगर तुम अंदर का चार्ज फाइंड नहीं कर पा रहे हो किसी क्लोज सरफेस में तो कोई मतलब नहीं, गॉस थ्योरम तुम कभी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो गॉस थ्योरम डिमांड्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। गॉस थ्योरम कहता है कि अंदर का जो इनक्लोज्ड चार्ज है बस वो निकाल लो और तुम्हारा फ्लक्स तुरंत आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि स्फेरिकल सरफेस के अंदर जो चार्ज आ रहा है वो कितना है और देखते हैं। जरा गौर से इस हिस्से को देखो तो रिंग का इतना हिस्सा जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, रिंग का इतना हिस्सा देखो स्फेयर के अंदर है या नहीं बताओ। सबको दिखाई दे रहा है ये अच्छे से? रिंग का इतना हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला हिस्सा इस गोले के अंदर है कि नहीं? तो अगर मुझको इतना चार्ज मिल जाए, इतना मतलब जो चार्ज स्फेयर के अंदर है वो चार्ज अगर मुझको मिल जाए तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। ये टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है? कैपिटल क्यू। इस कैपिटल क्यू में से जो बाहर का चार्ज देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे मतलब का नहीं, क्योंकि ये स्फेयर के बाहर है। हमें रिंग का वो हिस्सा देखो, रिंग का वो हिस्सा देखो, वो पार्ट देखो जो गोले के अंदर है, जो स्फेयर के अंदर है, हमारा वही मेन पार्ट है। बाहर जो रिंग का हिस्सा है उससे हमको क्या मतलब है? द चार्ज दैट यू वांट इज दिस वन, जो स्फेयर के अंदर है। अब ये निकाला कैसे जाए देखो। और आधा आधा चार्ज तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि जो अंदर वाला हिस्सा है वो थोड़ा कम है और जो बाहर वाला हिस्सा है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो अंदर और बाहर चार्ज आधा आधा नहीं है। कुछ बच्चे इसको बात को नहीं समझते हैं और तुरंत कहते हैं सर Q/2 अंदर है, Q/2 बाहर है। जरा गौर से फिगर को अगर देखोगे तो अपने आप तुमको इसका आंसर मिल जाएगा। ये वाला हिस्सा देखो थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है बाहर ज़्यादा चार्ज है, अंदर थोड़ा सा कम है, तो आधा आधा तो नहीं कर सकते। अब इस कैपिटल क्यू में से अंदर कितना है वो मुझको पता करना है। सुनो, तो हम लोग तुमको जैसा भी मैंने क्या बताया कि रिंग का सेंटर स्फेयर के पेरीफेरी पे होगा और स्फेयर का सेंटर ये सर्कमफ्रेंस पे होगा, ये दोनों का सेंटर होगा। मैं अगर यहाँ से इस पॉइंट को मिला दूँ तो ये है रेडियस। किसका रेडियस है? रिंग का रेडियस। ध्यान से देखो, ये रिंग है और ये उसका रेडियस है। अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये किसका रेडियस है? ये स्फीयर का रेडियस है। ये स्फीयर का सेंटर, ये स्फीयर का सरफेस, ये हो गया रेडियस। और ये अगर मैं दोनों को मिला दूँ, दोनों के सेंटर को मिला दूँ तो ये दोनों का रेडियस हो गया। और रेडियस जो कि सेम है, और रेडियस अगर सेम है सबकी तो ये जो ट्रायंगल बना वो कैसा बना सर? इक्विलैटरल ट्रायंगल बना, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और सब रेडियस तो सेम ही है। क्वेश्चन में खुद ही कर रखा था। तो ये बन गया बच्चा मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो अंदर वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। देखो हमको अंदर वाला चार्ज फाइंड करना है, सारी मशक्कत उसी के लिए हो रही है। अगर मैं ठीक ऐसा ही एक ट्रायंगल नीचे ड्रॉ कर दूँ, कुछ ऐसा, अगर मैं ऐसा ही एक ट्रायंगल नीचे की तरफ ड्रॉ कर दूँ तो ये भी ट्रायंगल कैसा होगा हमारा? ये भी ट्रायंगल हमारा कैसा होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो ये एंगल भी कितना होगा सर? 60 डिग्री होगा। क्लियर है? तो कुल मिला जुला कर बात सिर्फ इतनी सी है कि बच्चों ये जो एंगल होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री होगा, 120। यहाँ तक बस सबको समझ में आ गई। तो सेंटर पर 120 एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये 120 डिग्री से हमको क्या मिल गया? बस सब कुछ मिल गया जो हमको चाहिए। एक कंप्लीट सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री। वी ऑल नो दैट। अगर कोई स्फेयर का हिस्सा सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बनाएगा तो बताओ ये हिस्सा पूरे हिस्से का 1/3 होगा कि नहीं? अब ये 1/3 कहाँ से आ गया सर? ये पूरा सर्किल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री।
ठीक है। तो पूरा सर्कल सेंटर पे 360 बनाता है। तो अगर कोई हिस्सा 120 बनाएगा तो वो एक्चुअल में है कितना, वो पूरे सर्कल का 1/3 है। 360 का 1/3 120 तो होता है। तो अगर कोई हिस्सा सेंटर पे 120 एंगल फॉर्म कर रहा है तो ये हिस्सा पूरे सर्कल का बताओ 1/3 है या नहीं। ऑब्वियसली 1/3 है। तो अंदर जो है हिस्सा वो 1/3 है और 2/3 हिस्सा बाहर है। तो सीधी सी भाषा में कहा जाए तो सारांश सिर्फ इतना सा निकला कि रिंग का 1/3 हिस्सा स्फीयर के अंदर है और 2/3 हिस्सा स्फीयर के बाहर है। आधा आधा नहीं है, 1/3 अंदर 2/3 बाहर। और अगर 1/3 हिस्सा अंदर है तो 1/3 चार्ज भी अंदर होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। 1/3 हिस्सा अंदर तो 1/3 चार्ज भी अंदर, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। यही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, हिस्सों के हिसाब से चार्ज का बंटवारा कर लो। तुम अगर यही नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो तुम नहीं कह सकते कि अगर अंदर 1/3 है तो चार्ज भी 1/3 होगा। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का यही मतलब हुआ कि अगर अंदर हिस्सा 1/3 है तो अंदर चार्ज भी 1/3 होगा। तो अंदर चार्ज कितना आ गया, 1/3, दैट इज Q/3। तो अगर चार्ज Q/3 है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, phi = Q/3 कैपिटल Q/3 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/3 एप्सिलॉन नॉट इज योर आंसर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं गॉस के थ्योरम से। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मूले से लगाना चाहूँ तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नहीं आ पाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर ऑलमोस्ट नहीं के बराबर समझ के चलो, ठीक है। तो क्लोज सरफेस जहाँ भी दिख जाए समझ जाना है कि हमको गॉस थ्योरम ही अप्लाई करना है। और जहाँ ओपन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लगा सकते हो फॉर्मूला, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग की बत्ती खोलने के लिए था कि गॉस थ्योरम होता क्या है और गॉस थ्योरम में हम लोग अंदर का चार्ज कैसे फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। बट एक क्वेश्चन से काम नहीं बने, क्वेश्चन ढेर सारे करने होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो क्वेश्चन ढेर सारे करने होंगे, जरूर करने होंगे और जरूर करेंगे। बट पहले इस क्वेश्चन को कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ तुरंत चलते हैं, जल्दी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या क्या देखते हैं। कह रहा है कि एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और उसको Q चार्ज दिया है जो उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तुम अच्छे से जान चुके हो, फिर भी तुमको बता देता हूँ। एक रॉड ले लिया मैंने, पंजा भाई, ठीक है, फाइन। तो एक रॉड ले लिया, रॉड की लेंथ L है और इस पर Q चार्ज गिवन है और वो Q चार्ज जो गिवन है वो इस रॉड पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर ज़्यादा कम नहीं होगा। ये एक रॉड है जिसको मैंने Q चार्ज दे रखा है, ठीक है। रॉड की लेंथ बता रहा है L है और चार्ज इसको Q दिया हुआ है, अच्छी बात है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक क्यूब भी है, लेकिन उस क्यूब की जो लेंथ है, जो साइड है, वो इस रॉड की लेंथ के इक्वल है। तो एक क्यूब की बात हो रही है। एक क्यूब हम लोग फॉर्म करते हैं, एक ऐसा क्यूब फॉर्म करते हैं जिसकी साइड रॉड की लेंथ के इक्वल होनी चाहिए, कुछ ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे बना दो इसको, ठीक। तो हमने क्या किया, एक क्यूब ले लिया, इस क्यूब की लेंथ भी रॉड के लेंथ के इक्वल है L। यहाँ तक क्लियर है। अब इस रॉड को क्यूब के अंदर ले जाना है। अब अंदर ले जाने के 1000 तरीके हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े, सीधे, लटा के बैठा के, तुमको जैसे ले आना ले आओ। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है उसको पढ़ लेते हैं। द रॉड इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब ऑफ सेम साइड L थ्रू वन सरफेस। इसके 6 सरफेस में से एक सरफेस को पकड़ लो। इसके 6 सरफेस होंगे, 6 फेस होंगे क्यूब के, तो एक फेस को पकड़ लो, जैसे इस फेस को मैंने पकड़ लिया, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू इट, इस फेस के परपेंडिकुलर रॉड को अंदर
प्रवेश तुमको कराना है, इंटर तुमको कराना है, तिरछा नहीं, ऐसे सीधे परपेंडिकुलर। और आगे के लिखा है सच दैट, ताकि वन एंड ऑफ द रॉड, जो रॉड का एक किनारा है, जो रॉड का एक एंड है, इज एट द सेंटर ऑफ क्यूब, रॉड का जो एक एंड है वो क्यूब के सेंटर पर हो। जैसे फिगर को बनाते हैं कुछ ऐसा बनना चाहिए, ठीक है भाई। जैसी शर्त रखी गई है उस शर्त के हिसाब से रॉड ऐसा बनना चाहिए, लाइक दैट। लो बना दिया मैंने, ठीक है। कह रहा है कि रॉड का एक एंड क्यूब के सेंटर पे हो, इस रॉड की जो लेंथ है वो क्यूब की लेंथ के इक्वल है, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर रॉड की लेंथ क्यूब की लेंथ के इक्वल है, लेकिन रॉड के एक एंड को मैं सेंटर तक लाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब कि रॉड अभी पूरा पूरा एंटर नहीं किया होगा। अगर ये रॉड पूरा एंटर कर जाता तो ये एंड कहाँ पर होता, यहाँ पर, और ये वाला एंड इस सरफेस को टच कर रहा होता। क्यों? क्योंकि रॉड की लेंथ और क्यूब की लेंथ सेम है। तो अगर मुझसे कह रहा है कि रॉड को ऐसे प्रवेश कराओ, ऐसे एंटर कराओ कि रॉड का एक एंड क्यूब के सेंटर पे हो, क्यूब के सेंटर पे हो, तो क्यूब के सेंटर पर जब रॉड का एक एंड होगा तो इसका मतलब यही ना हुआ कि भाई अभी रॉड पूरा पूरा एंटर नहीं करे। अगर ये पूरा एंटर कर जाता तो ये तो इसको टच कर लिया होता। तो कितना एंटर करेगा सर? रॉड की लेंथ और क्यूब की लेंथ इक्वल है, और रॉड अगर इसके सेंटर पर ही है तो इसका मतलब आधा रॉड अंदर है, आधा रॉड बाहर है। अगर पूरा पूरा एंटर कर गया होता तो ये ऐसा फिगर ना होता, ये यहाँ पहुँच गया होता। तो अगर मैं रॉड के एक किनारे को केवल सेंटर पर ला के छोड़ दूँ, इसका मतलब रॉड अभी आधा एंटर किया है, और आधा अगर एंटर किया है तो चार्ज भी क्या होगा? आधा अंदर होगा और आधा बाहर होगा। क्यों? क्योंकि पहले कह चुका हूँ कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसा हिस्सा वैसा चार्ज। तो हिस्सा कितना है? आधा अंदर है। तो आधा हिस्सा अगर अंदर है तो आधा चार्ज भी अंदर होगा। तो Q/2 अंदर, Q/2 बाहर। अब मुझे इस क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। कितना बढ़िया फिगर देखो दिखाई दे रहा है। एक क्यूब है, आधा रॉड अंदर, आधा रॉड बाहर, आधा चार्ज अंदर, आधा चार्ज बाहर। कितना खूबसूरत फिगर है। इसी को देख करके समझ सकते हो कि भाई गॉस थ्योरम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, ये अंदर बाहर के चार्ज का क्या ये लफड़ा है, क्या ये कॉन्सेप्ट है। तो व्हाट चार्ज यूनिट इज इनसाइड द सरफेस। अब तुम बताओ, इस पर तुम अगर वो परंपरागत फॉर्मूला लगाना चाहो, ट्रेडिशनल फॉर्मूला, दैट इज phi इज इक्वल टू EA cos थीटा, परेशान हो जाओगे। एक तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्रॉस करेगी, यहाँ से क्रॉस करेगी, यहाँ से क्रॉस करोगी, दिमाग एकदम खराब हो जाएगा। इंटीग्रेशन भी करने बैठोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल फॉर्म तो मतलब नहीं लगा सकते इस पर। गॉस थ्योरम तुमको बताता है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो गॉस थ्योरम कहता है कि phi इज इक्वल टू Qn/ε0। तो Qn का मतलब अंदर का चार्ज। अंदर का चार्ज कितना है? Q/2। कौन वाला Q/2? ये वाला Q/2 कि ये वाला Q/2? हालांकि बात तो सेम ही है, लेकिन टेक्निकली कौन वाला Q/2? सर ये वाला Q/2। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? Q/2 बटे ε0, Q/2 ε0। हिंदी इंग्लिश सब मिक्स हो जाता है तुम लोगों के साथ, है ना। चलो तो जल्दी से कॉपी कर लो, आगे चलेंगे टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर। देखो मैं सब कुछ कर दिया और क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखा रह गया। अब तुम लोग भी सोच रहे हो सर लिखते उखते नहीं है, एक ही क्वेश्चन में सब लिखते रहते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 था ये, इसे कॉपी कर लो। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ तुरंत, ठीक है, जल्दी। ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अब ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत आते हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन इस टाइप की तरह करेंगे। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट a/2 डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर प्लेट। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है,
एक ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, एंड स्क्वायर प्लेट की साइड हमें दे रखा है स्मॉल ए, ये स्क्वायर प्लेट की साइड है, ठीक है। A charge q is placed at a/2 distance away from the center of a square plate of side A as shown in the figure। फिगर इसमें दिया रहेगा, एक स्क्वायर प्लेट है, इसके साइड तुमको ए दिया है और इसके स्क्वायर प्लेट के सेंटर से a/2 डिस्टेंस दूर, इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस दूर एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू बता रहा है क्यू। क्वेश्चन क्लियर है क्या है? प्लेट ऐसे रखा है यूँ, ठीक है, प्लेट यूँ रखा है और इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट चार्ज क्यू है। फिगर समझ रहे हो क्या? ये स्क्वायर का प्लेट तुम्हारी तरफ नहीं है, इसका सरफेस तुम्हारी तरफ नहीं है, इसका सरफेस ऊपर की तरफ है। तो स्क्वायर प्लेट है, एज इसकी ए है, सेंटर से a/2 डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट चार्ज क्यू है और इस स्क्वायर प्लेट का तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने को बोला है कि इस स्क्वायर प्लेट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। अब अगर हम अपनी समझ, अंडरस्टैंडिंग और जो अब तक तुमको मैंने सिखाया उसकी बात किया जाए तो फिर वही बताऊंगा तुमको गॉस थ्योरम और ट्रेडिशनल फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का हमारे पास यही दो तरीका होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा या फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए इन दो की बात करते हैं। गॉस थ्योरम का हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ सरफेस क्लोज्ड होता है ना, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, व्हाटएवर, क्लोज सरफेस बस होना चाहिए। तो ये कोई क्लोज सरफेस तो नहीं है, ये तो ओपन सरफेस है, एक सिंपल सा प्लेट है विच इज़ एन ओपन सरफेस। तो यहाँ पर गॉस थ्योरम अगर एट फर्स्ट साइड बात किया जाए तो नहीं लगाना चाहिए हमको। क्या लगाना चाहिए? सब फॉर्मूला। बट ये फॉर्मूले में भी कुछ बातों को ध्यान रखना। इस फॉर्मूले का यूज़ स्पेशली वहीं करना जहाँ पूरे प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अब ये जो पॉइंट चार्ज है, ये जो पॉइंट चार्ज है ये सेंटर से a/2 डिस्टेंस दूर है, सेंटर से, लेकिन सेंटर इज नॉट द ओनली पॉइंट एट द सरफेस। बहुत सारे पॉइंट होंगे, एक पॉइंट यहाँ भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ऐसे लाखों, हजारों, करोड़ नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे और हर पॉइंट की डिस्टेंस अलग अलग होगी। और पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? Q/r²। Q तो यहाँ बैठा हुआ है लेकिन R जो है वो हर पॉइंट का डिफरेंट है। कोई पॉइंट यहाँ, 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 कोई पॉइंट यहाँ बहुत दूर हो गया उससे। तो इसके पूरे सरफेस पर हर पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है क्या? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेम कैसी होगी जब पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से अलग अलग पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पे। तो इसका जो पूरा सरफेस है ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से घिरा पड़ा है। पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। अब मैंने कहा कि इस फॉर्मूले को कोशिश न करना, तभी यूज़ करना जहाँ पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। थीटा वगैरह कोई टेंशन, अब यहाँ थीटा भी डिफरेंट है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, थीटा डिफरेंट आएगा। तो ये फॉर्मूला भी लगाने में कम तकलीफ नहीं है, ये तो खैर लगेगा नहीं एट द फर्स्ट साइड। ये फॉर्मूला भी बहुत मुश्किल क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर का यूज़ करना पड़ता है और क्लोज फिगर कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। कैसे करते मैं दिखाता हूँ, इसको तो मिटाना पड़ेगा फिर से। देखो, तो सबसे पहले जो था उसको पहले वापस ला दूँ। एक स्क्वायर प्लेट था और स्क्वायर प्लेट के सेंटर से a/2 डिस्टेंस दूर पे एक पॉइंट चार्ज था Q, ठीक है। हमें क्या करना होगा कि भाई हम ऐसे कंडीशन में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस पर नॉन यूनिफॉर्म है, एंगल वेंगल का पता नहीं है, बहुत मुश्किल है, तो कोशिश करना गॉस थ्योरम ही यूज़ किया जाए। मगर गॉस थ्योरम भी यूज़ करने के तुमको क्या चाहिए होगा? क्लोज सरफेस चाहिए होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्लोज सरफेस हम खुद से बनाते हैं। तो करते क्या है कि यहाँ पर एक प्लेन ड्रॉ करेंगे। जैसे मान के चलो कि तुम्हारे पास ज़मीन है
और ज़मीन है, तुम्हें घर बनाना है, तो 4 दीवार और एक छत तुमको बनाना है। तो यहाँ पास ज़मीन पर ऐसे पड़ी हुई है, तो 4 दीवार और एक छत का पहले जुगाड़ कर दिया जाए। तो एक ये ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्यूब कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। और जो साइड, अच्छा एक बात और जो मैं बहुत ज़रूरी है बताना, तभी बात समझ पाओगे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस में हम क्लोज फिगर बनाएं, कहीं क्यूब बनाएंगे, कहीं क्यूबॉइड बनाएंगे, कहीं स्फीयर बनाएंगे, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जैसा क्वेश्चन दिया हो, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि जब भी हम क्लोज फिगर बनाएं ऐसे क्वेश्चंस में जहां गॉस थ्योरम लगाना है मगर क्लोज फिगर नहीं है मगर बनाना है, तो वहां पर जब भी क्लोज फिगर बनाओ कोशिश यही रहे कि जो चार्ज दिया गया है वो उस क्लोज्ड फिगर के सेंटर पर आ जाए। आई रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सब चीज़ें बुक में बिल्कुल नहीं लिखी तुमको मिलेंगी, यही सब बात तुमको सोचना है, यही सब तुम्हें कॉन्सेप्ट ले करेंगे। हमें क्लोज फिगर ऐसा बनाना चाहिए कि जो गिवन चार्ज है वो उस क्लोज फिगर के सेंटर पे आए। क्लोज फिगर कुछ भी बना सकते हो, ढाबला कैसे ही बनाओ। अगर ये डिस्टेंस a/2 है और मुझको इसको सेंटर पे लाना है, तो मैं जो यहाँ लाइन ड्रॉ करूँगा वो a के इक्वल होना चाहिए ताकि इसके सेंटर पे आ जाए। तो मैं यहाँ जो क्यूब बनाऊँगा उस क्यूब की साइड कितनी होगी, तो कहोगे सर a। क्यों a? क्योंकि अगर ये इसकी साइड a होगी तो ये क्यूब इस क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा। क्या सेंटर पे आना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है उसका भी तुमको जवाब दूंगा। क्यों? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कि क्यों। कोई कह सकता है कि सर हम क्यूब बनाएंगे लेकिन हम इतना ही बड़ा बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक और चार्ज को सेंटर पे लेकर आएंगे, बनाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फंस जाओगे। क्यों फंसोगे, कैसे फंसोगे? सुनो, हमने क्या किया, ये डिस्टेंस कितना था बेटा a/2, तो हमने जो साइड खींची वो कितनी खींची a। तो अगर ये a है और ये a/2 है तो ये तो अपने आप सेंटर पे आ गया। तो हमेशा क्लोज फिगर ऐसे बनाना है कि वो जो गिवन चार्ज है वो उस फिगर के सेंटर पे है। उससे फ़ायदा क्या होगा पता? जितने भी सरफेस हैं, टोटल 6 फेस होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 फेस होंगे। 6 के 6 फेस से ये चार्ज बताओ इक्वल डिस्टेंस पर होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। और जब इक्वल डिस्टेंस पर होगा तो 6 के 6 फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा। तो एक फ्लक्स का निकालने के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में 6 का डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुमसे पूछूं, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर तुमसे पूछूं तो कहोगे सर टोटल मतलब पूरा क्यूब का, तो कितना हो जाएगा Q/ε0। अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ वन फेस या वन साइड, तो क्या होगा, इस पूरे वैल्यू में 6 से क्या कर देना, डिवाइड। क्यों? क्योंकि टोटल 6 फेस है, 6 फेस का टोटल मिला करके इतना है, 6 फेस का टोटल मिला करके इतना है, तो एक फेस का कितना होगा भाई 6 कर दिया। लेकिन ये डिवाइड बाय 6 तभी करोगे जब टोटल 6 के 6 का इक्वल कंट्रीब्यूशन हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको फाइंड करना था, किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो नीचे वाला सरफेस देख रहे हो, हमें दिया तो ही गया था ना, तो हमें दिया गया था ये, तो मैंने पूरे का क्यों निकालूं, पूरे में 6 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो 6 फेस का मिला करके इतना था, तो एक के कितना हो गया बाई 6। लेकिन ये बाई 6 वाला काम हमेशा नहीं कर सकते, मालूम है क्यों? दिखाता हूँ क्यों नहीं कर सकते। सुनो, अगर मैं तुमको एक दूसरा फिगर दिखाऊं कुछ ऐसा, देखो भाई है तो क्वेश्चन बहुत छोटा, लेकिन एक्चुअल में क्या है पता है कि मैं कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं करूँगा तब तक तुम क्वेश्चन को जैसे लोग बताते हैं वैसे तुम सुनते रहोगे, उसके पीछे का तर्क नहीं समझोगे कि क्यों मैं तुमको क्यों बोल रहा हूँ कि ये चार्ज सेंटर पे लाओ, क्यों बोल रहा हूँ। सुनो,
मान लो ये क्यूब है, मैंने एक चार्ज को क्यूब के सेंटर पर नहीं रखा, कुछ यहाँ रखा नीचे। क्यूब का सेंटर नहीं है, थोड़ा नीचे है, तो क्यूब का सेंटर ऐसे कर लो, थोड़ा सा और रफ फिगर दिखाऊं, कुछ ऐसे यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा मैंने चार्ज को, जो ऑब्वियसली क्यूब के सेंटर पे नहीं है। तो अब ये बताओ, जब क्यूब के सेंटर पर नहीं है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछूं, टोटल तो क्यू बाई एप्सिलॉन हो जाएगा, लेकिन क्या सभी फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होगा? जरा फिगर देख के बताओ। ये वाला फेस तुम जो देख रहे हो, ये वाला फेस देखो इस चार्ज से बहुत नज़दीक है, और ये वाला फेस तुम देख रहे हो जो इस चार्ज से बहुत दूर है, तो क्या दोनों फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में टोटल तो फाइन है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एक का पूछेगा तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों फेस का इक्वल नहीं होगा। क्यों इक्वल नहीं होगा? क्योंकि चार्ज सेंटर पर ही नहीं है, दोनों का कंट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा। तो हाउ विल यू डिवाइड बाई 6? तो टोटल तो चल जाएगा, फाइन है, लेकिन एक एक का निकालना होगा, डिवाइड बाई 6 नहीं कर सकते जब तक कि वो चार्ज को सेंटर पर न लाओ। तो यही तो मैं तुमको डिलीवर करना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में यही सब चीज़ तुमको नहीं बताई जाती है, बस तुम रट लेते हो कैसे ऐसे करना है, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है। आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है? बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो मैं शायद बहुत लोगों को ये पता भी होगा इसका आंसर मेरे करने के पहले। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, तो में से बहुत बच्चों को इसका आंसर पता होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन उसके पीछे का ये लॉजिक जो बता रहा हूँ मैं कि सेंटर पर है तो क्यों सेंटर पे होना चाहिए? आखिर क्यों हम बाई 6 यहाँ कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि ये चीज़ तुमको देखनी होगी डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 6 करने के पहले कि यार कंट्रीब्यूशन इक्वल है कि नहीं, जितने फेस हैं सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है कि नहीं, तभी डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 8 जो करना हो करेंगे। और ऐसा करने के लिए, कंट्रीब्यूशन सेम लाने के लिए हमको क्या करना होगा? गिवन चार्ज को हमेशा क्लोज्ड फिगर के सेंटर पे लाना होगा। कोई कह सकता था कि सर आपने ए लेंथ का क्यूब क्यों बनाया? मैं ऐसा भी तो क्यूब बना सकता था, लेंथ बड़ी कर देता मैं, ऐसा भी तो कर सकता था मैं, ऐसा भी तो क्यूब बना सकता था, आई मीन क्यूबर्ड बना सकता था क्लोज सरफेस। अगर ऐसा मैं बनाता तो तुम बताओ मैं डिवाइड बाई 6 कर सकता था क्या दोनों सरफेस का कंट्रीब्यूशन सेम होता क्या? ऑफ कोर्स नहीं होता। तो इक्वल कंट्रीब्यूशन तुम्हारा होता ही नहीं। तो इसलिए हमें देखना होगा कि हम क्लोज फिगर कैसे बनाएं। तो कैसे बनाएं, इसका सिंपल सा एक लाइन है, कॉपी में इसको नोट कर लेना कि क्लोज फिगर ऐसा बनाना चाहिए कि जो गिवन चार्ज है वो उस क्लोज फिगर के सेंटर पे आ जाए, ताकि तुमको एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिले, यूनिफॉर्म कंट्रीब्यूशन मिले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ताकि डिवाइड बाई 6, 5, 4, 8 जो करना है तुम कर सको। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसको तुमको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, तब जाए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और कब ये करना है कब ये नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा आसान था, मगर जो बातें मैंने तुमको बताई है इसमें उसको ध्यान रखना। ठीक है, तो जल्दी से कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ तुरंत चलते हैं। चलिए, ओके, तो क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं और देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। अब देखो ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये सब तुमको समझना होगा, तो तुमको मैंने पूरी सिखाया है कॉन्सेप्ट, उन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस होंगे, मगर क्वेश्चंस क्या हैं कैसे हैं उसको थोड़ा देख लिया जाए। फिगर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से मुझको बड़ा नाप तोल के फिगर ड्रॉ करना होगा, क्योंकि ना छोटा फिगर बनना चाहिए ना बड़ा बनना चाहिए, एकदम परफेक्ट तुमको जहाँ से फिगर के हिसाब से अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, चलो, एक क्यूब हमें दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है कि अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। एक चार्ज क्यू है जो किसी क्यूब के
एक कॉर्नर पर रखा हुआ है, कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है। अब कॉर्नर पर रखा है तो कैसे निकाला जाए? अंदर होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, कैसे निकाला जाए? तो तुमको मैंने क्या बताया कि ऐसे क्वेश्चंस में क्लोज फिगर तुम बनाओ, और ऐसा क्लोज फिगर बनाओ, बहुत ध्यान से शब्दों को सुनो जो बोल रहा हूँ, ऐसा क्लोज फिगर बनाओ कि ये जो चार्ज है वो उस क्लोज्ड फिगर के सेंटर पे आ जाए। शुरू में वक्त लगेगा, ये ऐसा नहीं कि बस सोचोगे तुरंत आ जाएगा, इमेजिनेशन करना पड़ेगा, 2-3 फिगर ड्रॉ करो, गलत होगा तब ये आता है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। बट ये 2-3 क्वेश्चन जो तुमको बता रहा हूँ, अगर आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में तुम्हारे आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही तुमको प्रिपेयर करके चलना है, शायद यही एग्जाम में आ जाए, है ना। तो एक चार्ज क्यूब को हमने क्यूब के सेंटर बोल रहा हूँ, कॉर्नर पर रख दिया है। लेकिन हमने कहा कि ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे, कॉर्नर पे हो, फेस पर हो, किनारे पर, साइड पे, कोने पर, कहीं पर भी हो, तो जो भी चार्ज तुमको दिया है ऐसा क्लोज फिगर ड्रॉ करो कि वो चार्ज उस क्लोज फिगर के सेंटर पे आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसके बगल में एक ऐसा ही और क्यूब ड्रॉ करूँगा, ठीक वैसा ही, उतने ही बड़ा, उतने ही साइड का, और उसी से मिलता जुलता एक मैं और क्यूब ड्रॉ कर दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्योंकि देखो फिगर बनते वक्त देखोगे तो समझ में आएगा, फिगर बनने के बाद देखोगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। अब क्या किया जाए? अब 2-2 क्यूब इनके सामने रख दो, एक क्यूब ये, एक क्यूब ये, तो इसके सामने एक क्यूब और बैठा दो, ठीक है। एक क्यूब इसके सामने कुछ ऐसे, ठीक है। और एक जगह यहाँ खाई दिखाई पड़ रही है वैकेंट, एक क्यूब यहाँ बैठा दो। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि बताओ अब तक मैंने कितने क्यूब खर्च किए, तुम बता सकते हो मैंने कितने क्यूब खर्च किए? टोटल 4 क्यूब मैंने खर्च किए, 1 2 3 4। यहाँ तक सबको क्लियर? अब 2-2 क्यूब सबके, एक एक क्यूब सबके ऊपर बैठाते चलो, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, तब थोड़ा सा फिगर तुमको और क्लियर होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक क्यूब ठीक वैसा ही इसके ऊपर मैं ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और फिर इसके बगल में ड्रॉ कर दिया। टोटल क्यूब मैंने कितने खर्च किए अब बताओ, भूलना नहीं। टोटल क्यूब मैंने कितने खर्च किए? तुमको टोटल क्यूब सर आपने 6 खर्च कर दिए, 4 नीचे हैं और 2 ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सबको ये पता चल रहा है कि टोटल मैंने 6 क्यूब खर्च कर दिए, और अभी भी 2 जगह खाली बची है, एक इधर और एक इधर। तो अगर मैं ये फिगर ड्रॉ करूँ ऐसे, एक इधर यहाँ, और एक ऐसे, और एक ऐसे, और एक ऐसे, और एक फिगर जो यहाँ बचेगा ऐसे, तो बताओ टोटल मैंने कितने क्यूब खर्च किए इसमें? तुम कहोगे सर टोटल 8 क्यूब आपने खर्च किए। अगर ध्यान से फिगर देखोगे बनते समय, अभी बनने के बाद देखोगे तो समझ में नहीं है कि सर ने क्या बना दिया ये, लेकिन बनते वक्त देखोगे तो तुमको समझ में आया होगा। अगर तुमको ऐसा दिक्कत है तो एक फिगर तुम ये भी समझ सकते हो, शायद तुमको यहाँ से और क्लियर बात समझ में आ जाए, या अगर दोनों को मिला के देखोगे तो शायद तुमको और क्लियर हो जाएगा, है ना। कुछ ऐसे क्यूब बने होंगे, ठीक है। ये टोटल 8 क्यूब हमने यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है। इस 8 क्यूब में ये फिगर क्लियर हो रहा है, यही फिगर, ये फिगर है, और ये जो सेंटर, अगर दिक्कत क्या पता है, अब अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊंगा तो अंदर में तुमको चार्ज दिखा नहीं पाऊंगा, तो मुझको ट्रांसपेरेंट बनाना ही पड़ेगा। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, अंदर का चीज़ तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंट बनाऊंगा तब भी तो तुमको अंदर का चार्ज दिखा पाऊंगा कि अंदर देखो चार्ज कहाँ बैठा हुआ है। तो इसको बस समझाने के लिए जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा हो वो कुछ यहाँ से बात समझ सकते हैं, दोनों फिगर सेम है। तो अब ये बताओ टोटल कितने क्यूब खर्च किए? टोटल 8 क्यूब हमने खर्च किए,
अब बताओ ये जो हमारा मेन पर्पस था कि जो चार्ज हमको जो चार्ज बनाना है वो हमको जो फिगर ड्रॉ करना है, हमें फिगर ऐसे ड्रॉ करना है कि जो चार्ज है वो क्लोज फिगर के सेंटर पे आ जाए। तो बताओ ये चार्ज क्लोज फिगर के सेंटर पर है कि नहीं? बिल्कुल सेंटर पे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछोगे, टोटल अगर फ्लक्स पूछोगे तो कितना होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर फ्लक्स ऑफ वन स्मॉल क्यूब पूछोगे, जो हमको एक्चुअल में दिया था, हमको 8 क्यूब का तो निकाला नहीं था, 8 क्यूब तो मैंने निकाला अपने लिए ना, तो 8 का मिला करके इतना है, तो एक का कितना होगा? Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी आंसर बहुत लोग को पता होगा कि हाँ ये कॉर्नर में सब बुक में लिखा होता है, सब बच्चे रट लेते हैं, क्या Q बाई 6 Q बाई 8 सब रट लेते हैं, मगर उसके पीछे लॉजिक सोचो कि ऐसा क्यों है और कैसे आया। तो चार्ज जो मुझको चाहिए वो हमेशा क्लोज फिगर के सेंटर पे चाहिए, ताकि मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, यूनिफॉर्म कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से डिवाइड बाय 6 या 8 या जो करना हो कर सकूँ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन का तुमको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो जल्दी क्वेश्चन कर लो, चलेंगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ क्यूब। इसके 8 जो एज हैं, साइड हैं, उसके एक एज के साइड के मिड पॉइंट पे चार्ज रख दो और कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट। अब इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुमको फाइंड करना। तो तरीका मैंने क्या बताया, अब कोई क्लोज सरफेस तो है नहीं, यहाँ तुम एक चार्ज रखे हो, पूरे क्यूब का कैसा निकालोगे? तो आइडिया सिर्फ इतना सा है कि एक क्लोज फिगर तुम बनाओ और ऐसा बनाओ कि ये जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज, वो उस क्लोज फिगर के सेंटर पर आए, नेसेसरली सेंटर पर आए। तो मैं एक काम करूँगा कि इसके बगल में ठीक उतना ही बड़ा, एकदम आइडेंटिकल, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही जिसका हो, एक मैं क्यूब ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? ये फिगर सबको क्लियर है? उसके बगल में ठीक वैसा ही मैंने क्यूब ड्रॉ कर दिया और 2-2 क्यूब इसके ऊपर बैठा दो। जो 2 क्यूब तुम देख रहे हो, इनके ऊपर 2 क्यूब और ऐसे बैठा दो, कुछ ऐसे। ठीक है, अभी एक जगह दिखाई दे रही, ये जगह खाली है, तो यहाँ भी मैंने क्या किया, वैसा ही एकदम आइडेंटिकल क्यूब बना दिया। अब ये बताओ, ये क्लोज फिगर बना? नॉट नेसेसरी क्लोज फिगर हमेशा क्यूब बनेगा, क्यूबॉइड ही बन सकता है, जैसे क्यूबॉइड बना है तुम्हारा, लेकिन जो भी बना है, ये जो चार्ज है वो सेंटर पे है। ये चारों के चारों क्यूब के एकदम जो क्यूबॉइड बना हुआ है, इसके सेंटर पे है। अगर बताओ मैं किसी क्यूब को इसको पलट दूं, ऐसे कर दूं, आगे वाले को पीछे, पीछे वाले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो क्यू है इस पूरे क्लोज फिगर के सेंटर पे है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, व्हाट विल बी टोटल फ्लक्स, तुरंत कहोगे सर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तुरंत कहोगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक हमसे सबका तो पूछा नहीं गया था, हमको जो दिया गया था वो तो एक ही क्यूब दिया गया था। लेकिन ये बताओ, इस टोटल फ्लक्स में चारों क्यूब का कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा या नहीं होगा? बस ये फिगर देख करके तुम खुद बता, दिल में आंसर करके, कि इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चारों क्यूब का फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन सेम होगा या किसी का ज़्यादा किसी का कम होगा? क्या इस वाले का ज़्यादा होगा? क्या फ़र्क है इसमें? क्या इसका ज़्यादा होगा? क्या फ़र्क है इसका इसमें? तो चारों क्यूब का कंट्रीब्यूशन सेम होगा, क्योंकि ये चार्ज उस क्लोज फिगर के सेंटर पे है। तो अगर मुझको एक क्यूब का निकालना हो, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, तो एक क्यूब का फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों? Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द क्यूब, एक क्यूब का।
तो जो आइडिया है वो सिर्फ यही है कि ऐसा फिगर ड्रॉ करो कि जो पॉइंट चार्ज है उसके सेंटर पे आए और जितने फिगर खर्च हो डिवाइड बाई उतना कर देना फिर। ठीक है, जल्दी को भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी। ओके, अब इसमें देखो एक क्वेश्चन और आता है, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, बस डायग्राम में तुमको बना के तुमको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो इसी में अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन और दूँ और ऐसा कहूँ कि एक क्यूब है, ठीक है, एक हमारे पास क्यूब है और एक पॉइंट चार्ज इस क्यूब के एक फेस के, क्यूब पे सही से तो बन जाओ भाई, कभी कभी बनता है कभी कभी नहीं बनता है। देखो फाइन, चलो ये हमने क्यों बना दिया। अब मान लो कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज इस क्यूब का जो एक फेस है उसके सेंटर पे, फेस के सेंटर पे। तो तुम केमिस्ट्री में सब खूब पढ़ते होगे ना, जब तुम पढ़ते होगे चैप्टर सॉलिड स्टेट, तो वहाँ पे फेस सेंटर, बॉडी सेंटर खूब पढ़ते होगे। वैसे ही मान लो फेस सेंटर्ड है ये, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज उस क्यूब के एक फेस के सेंटर पर रख दिया मैंने। अब इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझसे पूछा। सेंटर पे, फेस के सेंटर पे अंदर थोड़ी गॉस थ्योरम लगा सके, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आराम से उसके बगल में उसके ही जैसा, एकदम उसके जैसा हूबहू सब कुछ मिलता जुलता एक क्यूब ड्रॉ कर दो, कुछ ऐसे एक क्यूब ड्रॉ कर दो। अब बताओ ये दोनों मिलाकर के एक क्यूबॉइड बन गया, बने तो क्यूबॉइड कोई दिक्कत नहीं है, मेन थिंग इज दैट एक क्लोज फिगर होना चाहिए। तो इस दोनों क्यूब को अगर मैं मिला दूं, दोनों क्यूब को अगर मिला के पूछूं कि इस फिगर का टोटल फ्लक्स कितना है, तो टोटल फ्लक्स कहोगे सर क्यू बाई टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स अगर पूछा जाए तो कहोगे सर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स। लेकिन टोटल फ्लक्स में बस इतना बता दो कि दोनों में से किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, किसका कंट्रीब्यूशन कम होगा, बस इतना बता दो अच्छे से देख करके। क्या दोनों में से किसी कंट्रीब्यूशन किसी से डिफरेंट हो सकता है? अगर मैं इसको यहाँ रखूँ, इसको वहाँ रखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों का सेम कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि जो चार्ज है वो सेंटर पे है। यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में फिगर ऐसा बनाओ कि चार्ज सेंटर पे आ जाए। तो अगर मुझको फ्लक्स निकालना हुआ, फ्लक्स थ्रू वन क्यूब, तो वन क्यूब का फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक क्यूब का फ्लक्स होगा, जो कि मुझसे पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन कर लो, आगे चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट। ओके फाइन, तो चलो बच्चों आज मैं स्टॉप करता हूँ। अभी गॉस थ्योरम पे और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पे एक और क्लास में लूँगा, और शायद इसके बाद जो अगली क्लास होगी वो हमारी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, जिसके बाद मैं PDF तुमको सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, या शायद 2 क्लास और खर्च कर देखेंगे, जैसा होगा, डिपेंड करेगा कैसे क्या मैनेज करना है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हॉलो स्फेरिकल शेल का कोशिश मैं सोचा था आज ही करा को, मैं हो नहीं पा रहा है। हॉलो स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोज इस चार्ज स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, चार्ज प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ये सब बहुत कुछ तुमको बताना बाकी है अभी। ठीक है, तो देखेंगे 1-2 क्लास लग सकता है बिफोर वी फिनिश ऑफ दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तुम लोग इस पर और क्वेश्चन करेंगे और ढेर सारे इस पर हम लोग और भी कुछ नए फॉर्मूले भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इस क्लास में। और जो मैंने कहा है, मैं टेलीग्राम चैनल का ग्रुप में तुमको मैं शेयर करूँगा, उसको ज्वाइन करोगे तो ही तुमको PDF मिल पाएगा। फिलहाल तुमको
टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही मैं सारे कुछ प्रोवाइड कर पाऊँगा अभी के लिए, ठीक है। फिर ठीक है, कोई अगर दिक्कत होगा बताना, मिलते हैं इस क्लास में। और प्रिपरेशन अपनी पुख्ता करते रहो, और जिन बच्चों का पीछे का छूटा हुआ है जल्दी कंप्लीट करो, टाइम निकलता जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं भी स्पीड बढ़ाऊँगा तो फिर कैश का फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अभी स्लो चल रहा है तो पीछे मेकअप कर सकते हो, जहाँ स्पीड पकड़ो मेकअप फिर दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।